दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में सांपों के आवास हेतु राजस्थान का पहला रेप्टाइल हाउस का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो राजस्थान का पहला रेप्टाइल हाउस का निर्माण है वो उदयपुर में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आपने पक्षियों के हाउस बनते हुए तो देखे होंगे, लेकिन अब सांपों के आवास भी उदयपुर में बनेंगे। यहाँ मुख्य वन संरक्षक आर के जैन के मुताबिक जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में ये रेप्टाइल हाउस का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके बनने के बाद यहाँ आने वाले पर्यटकों को रेप्टाइल्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिल सकेगी। इसमें सांपों की 10 प्रजातियों को रखा जाएगा। पर्यटक इसके बारे में जान सकेंगे। रेप्टाइल हाउस के निर्माण पर तकरीबन 1.91 करोड़ रुपये है वो लागत आएगी। सज्जनगढ़ से प्राप्त यह राशि सज्जनगढ़ से प्राप्त आय के अंश में जूट ट्रस्ट की ओर से इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो राज्य का पहला रेप्टाइल हाउस जिसका निर्माण शिलान्यास है वो 18 सितंबर को किया गया था और 6 माह में बनकर ये तैयार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदलकर क्या किए जाने का फैसला लिया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदला गया है और इसका नया नाम है वो श्री यादे माटी कला बोर्ड रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम श्री यादे माटी कला बोर्ड किए जाने का फैसला लिया गया है। श्री यादे माँ को प्रजापति समाज की आदि देवी एवं अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। यह बोर्ड है वो मिट्टी से काम करने वाले दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण, उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध करवाने, मेलों एवं प्रदर्शनियों से जोड़ने तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए बोर्ड कार्य करेगा। इसके अलावा शिल्प एवं माटी कला बोर्ड की अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष के रूप में डूंगर राम गेदर की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 सितंबर को हुई कैबिनेट की मीटिंग में राजस्थान सरकार के द्वारा किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने 2 नीति को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 और राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 सितंबर को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 और राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 का अनुमोदन किया गया था। यहाँ राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से साल 2030 तक कुल 2000 KTPA क्षमता के परियोजना की स्थापना तथा इससे संबंधित उपक्रमों के निर्माण और इकाइयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए संभावनाएं हैं वो बढ़ेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बायोमास और वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन और थर्मल पावर प्लांट में बायोमास की को फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 का अनुमोदन भी किया था। इससे राज्य में अवशेष बायोमास एवं कचरे से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में अवशेष बायोमास को जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ठोस कचरे का भी बेहतर निस्तारण हो पाएगा। तो इससे संबंधित उपक्रमों के निर्माण और इकाइयों में राज्य के निवेश एवं रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। तो 2 नीतियों का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कितने वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु राजस्थान में पहली बार विधानसभा आम चुनाव में होम वोटिंग की पहल की जा रही है। जी हाँ, घर से वोटिंग करने की जो पहल है वो 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए रखी गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनाव में होम वोटिंग की पहल की जा रही है। इन चुनावों में जो पात्र 18.5 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर यह सुविधा मिल सकेगी और यह सुविधा विकल्प के रूप में है, यानी योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर BLO द्वारा दिए गए 12D फॉर्म को भरकर BLO को देना होगा।
तो आपको बता दें कि जो दिव्यांग श्रेणी है जिसमें 40% से अधिक दिव्यांग हो और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ये घर से वोटिंग करने की सुविधा है वो दी जा रही है। नेक्स्ट है, जयपुर में महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना के कितने करोड़ रुपए की लागत के फेज़ 1C का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो जयपुर मेट्रो के फेज़ 1C का शिलान्यास 980 करोड़ रुपए की लागत से सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 21 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1410 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जी हाँ, जिसमें जयपुर में महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना जिसमें 980 करोड़ रुपए की लागत के फेज़ 1C का शिलान्यास किया गया था और जेडीए के लगभग 430 करोड़ रुपए लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इसके अलावा मेट्रो के जो फेज़ 1C में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक ट्रैक है वो बनाया जाएगा मेट्रो का, जो अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगा। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच मेट्रो की दूरी है वो तकरीबन 2.85 किलोमीटर है और इस दूरी में 2 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। पहला स्टेशन रामगंज मेट्रो स्टेशन और दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन होगा। 2.85 किलोमीटर की दूरी में बनने वाले फेज़ 1C में 0.59 किलोमीटर मेट्रो है वो एलिवेटेड होगी और 2.26 किलोमीटर है वो अंडरग्राउंड में चलेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को राजकीय उपक्रम के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है? तो सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को राजकीय उपक्रम के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत ने किया है। राजस्थान ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर में स्थित है और इसके जो प्रबंध निदेशक है वो है प्रवीण कुमार। इस स्वीकृति से जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादन में सुगमता आएगी और निःशुल्क दवा योजना में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और राजस्थान में रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित हो सकेंगे। इसके अलावा 20 सितंबर को भी बैठक में फैसला लिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना राजस्थान सरकार कहां पर करने वाली है? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना जोधपुर में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मंत्रिमंडल के द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था, यानी जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना होगी। इसे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेगा, जिससे खिलाड़ियों को उचित ढंग से व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 25 से लेकर 28 सितंबर तक कहां किया जाएगा? तो 25 से लेकर 28 सितंबर तक राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का राज्य स्तर पर आयोजन अब जोधपुर में होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो राज्य स्तर पर राजीव गांधी और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन आगामी 25 से लेकर 28 सितंबर तक राज्य के जोधपुर जिले में होना प्रस्तावित है। इन खेलों की अगर बात की जाए तो इससे पूर्व 5 से 10 अगस्त तक ग्रामीण और पंचायत स्तर पर, 17 से 22 अगस्त तक अगर बात की जाए ब्लॉक स्तर पर इन खेलों का आयोजन किया गया था और 1 से 6 सितंबर तक जिला स्तर पर सफल आयोजन हो चुका है। अब राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का राज्य स्तर पर आयोजन 25 से 28 सितंबर तक जोधपुर में किया जाएगा। इन खेलों के आयोजन के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट है वो स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने दिवस राजकीय उत्सव और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और शिक्षण संस्थानों में कला प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो इस योजना की अगर बात की जाए तो इसमें 100 दिवस का ये अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में लोक कलाओं के संरक्षण और लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा एक नई योजना लागू की गई है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत लोक कलाकारों को लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड देने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सव और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और शिक्षण संस्थानों में लोक कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने का
प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत लोक कलाकारों को उनकी कला से संबंधित यंत्र और उपकरण खरीदने पर 5,000 रुपये एक बार ये सहायता राशि भी इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा किस वर्ष नई दिल्ली में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेज़बानी है वो करने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत सरकार है वो साल 2027 में इस कांग्रेस की मेज़बानी करेगी, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो 17वां इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट यानी सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जाना है साल 2027 में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ष 2027 में नई दिल्ली में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेज़बानी है वो भारत करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की घोषणा के द्वारा जो देश ने IIT दिल्ली के साथ राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद की एक प्रस्तुति पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने की बोली है, जो बिड लगी थी वो जीत ली है। इसे थाईलैंड के बैंकॉक में चल रहे 16वें ICCC में प्रस्तुत किया गया था। तो 16वां आयोजन है वो बैंकॉक में हो रहा है थाईलैंड में, और 17वां ध्यान रखना नई दिल्ली में होगा। अगर बात की जाए तो 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो कहाँ शुरू हुई है। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी जो अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो खजुराहो MP में शुरू हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ये चौथी अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक है, जो 21 और 22 सितंबर को महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खजुराहो MP में शुरू हुई है। अलग अलग देशों के 50 से अधिक प्रतिनिधियों के लिए इसमें एक योग सत्र का भी आयोजन किया गया था। प्रतिनिधियों ने बुनियादी ढांचे में निवेश के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें बुनियादी ढांचे को परिसंपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करना भी इसमें शामिल है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, सेना की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली धनुष तोप का नया वर्जन का परीक्षण किस माह में राजस्थान के पोखरण रेंज में होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, सेना की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली धनुष तोप का नया वर्जन का परीक्षण है वो किस महीने में राजस्थान के पोखरण रेंज में किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।